हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम परिवारजनों के साथ हमारी परेशानियाँ, हमारी दिक्कतें शेयर करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन तभी कोई इनमें से किसी से जाके खुलकर बात नहीं कर पाता या फिर परिवार के साथ कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता या फिर दोस्तों को भी नहीं बताना चाहता, क्योंकि काफ़ी बार बहुत से केसेस में लोगों को ना दिक्कत महसूस होती है या फिर ये डर लगता है कि कहीं हम हमारी लैंगिक समस्या या फिर हमारी सेक्सुअल प्रॉब्लम जो है वो मजाक का कारण ना बन जाए। लेकिन अभी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, जो आपके सारे सेक्स से जुड़ी सवालों का बहुत ही अच्छे से और सरल तरीके से जवाब देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो डॉक्टर विजय दहीफले हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, ये उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्ते। करने वाले हैं तो हम जानेंगे कि सेक्स का प्रोस्टेट कैंसर पे क्या असर होता है या फिर प्रोस्टेट कैंसर में क्या रोल होता है? देखो, इतने बड़े बड़े कैंसर्स, इतनी बीमारियां, ये सब के ऊपर इतना अच्छा काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इसको हॉस्पिटल जाने की या बीमार होने की जरूरत ही नहीं है। यानी आपका टूल बॉक्स नेचर ने आपके साथ ही दिया है, वो है आपकी एक्टिविटी, लेकिन आपके टूल बॉक्स के ऊपर जंग चढ़ना शुरू हो गया है, इसलिए आप बीमार हो रहे हो। कहेंगे हम कैंसर का क्या संबंध है? प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ये जब बढ़ना शुरू होता है तो डेफिनेटली वहाँ पे कैंसर बनना शुरू होता है। एक स्टडी हो गई है यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में, जहाँ पे जो पर्सन एक्टिविटी करता है सम 20 या 21 बार है ना इजैकुलेशन करता है, मैं सेक्स के बारे बोलूँगा, मैं तास्तमतुन से उसे कई कम बार, तो ऐसे केसेस में जिसको इजैकुलेशन 20-21 बार होता है उसके प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन यानी पीएसए लेवल डाउन रहते हैं। पीएसए लेवल डाउन रहने की वजह से वहाँ पे कैंसर होने का प्रमाण, यानी अपने पास प्रोस्टेट कैंसर का बहुत बड़ा प्रमाण है, वो काफ़ी कम हो जाता है। वो कम होने की वजह से कैंसर नहीं होता। इवन प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट जो है वो कंट्रोल में आती है, या बहुत बार वो एंडोस्कोपी करके उसको निकालना या लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक्स से उसको निकालना, इतना एडवांस स्टेज में जाने के बजाय आप खुद एक्टिव रहो, और एक्टिव रहने से आपका 50% से ज़्यादा प्रोस्टेट कैंसर कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं अपने पार्टनर के साथ कंसेंट्रेट एक्टिविटी करने से। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला सवाल मुझे सेक्स के फ़ायदों के बारे में पूछना है। स्पेशली फीमेल्स में मेंसेस आता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब होता है, तो इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे क्या असर करता है सेक्सुअल एक्टिविटी? इवन आपको पता है काफ़ी बार दर्द होता है लोगों को। कुछ लोग यानी यहाँ पे टालते हैं एक्टिविटी करना, क्योंकि उन्हें इसका पीछे का साइंस ही पता नहीं है। दर्द का कारण और कुछ होगा, समझो अपेंडिक्स से आपका दर्द हो रहा है, तो उस वक्त आप एक्टिविटी करोगे कि नहीं? लेकिन जब मेंसेस में हर स्त्री को वहाँ पे क्रैम्प्स आते हैं, उसमें क्या फ़ायदा होता कहेंगे? यहाँ पे बहुत रिलक्टेंस, यानी अपना पार्टनर एक्टिविटी करने के लिए तैयार ही नहीं रहता। क्यों भाई? आप एक्टिविटी करने से या मुझे दर्द होता है, शायद उसकी वजह से होता है कि नहीं, कारण अलग रहता है। बहुत बार वहाँ पे ड्राई वजाइनाइटिस है, ड्राइनेस है, आप फोरप्ले वगैरह कुछ करते नहीं हो, इसलिए वहाँ पे लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है, आप पार्टनर को बोल नहीं सकते कि मुझे लुब्रिकेंट चाहिए, तो ऐसे केसेस में पेन होना शुरू होता है। पर आपको फिर ये डिफरेंस ध्यान में नहीं आता कि ये पेन मुझे मेंसेस की वजह से है या ऐड करने की वजह से। आइडियली मेंस्ट्रुअल एक्टिव फ्लो में हम वहाँ पे रोकते हैं एक्टिविटी करना, लेकिन उसके प्रायर, यानी आपको पता रहता है साइकिल कब आने वाला है, तो उसके प्रायर में यानी शुरू होने के एक दिन पहले या फिनिश होने के बाद में एक्टिविटी करोगे, तो वहाँ पे डोपामिन, ऑक्सीटोसिन जैसे रिलैक्सेंट हार्मोन तैयार होने की वजह से, कॉर्टिसोल की मात्रा कम होने की वजह से दर्द कम होता है।
ब्लीडिंग कम होती है फ्लो की, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेजम से मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और डेफिनेटली वहाँ पे स्मूथली ये साइकिल मेंस्ट्रुअल विदाउट पेन कंडक्ट करने में काफ़ी बार फ़ायदा होता है, लेकिन अपने पार्टनर की कंसेंट और उसकी डिज़ायर और विलिंगनेस ये सब ध्यान में रखते हुए। अच्छा, अगला फोन है पूना से, या। कार्तिक जी कॉल लेते कर रहे हैं। कार्तिक जी पूछिए। नमस्ते जी सर। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। जिन्हें कैंसर होता है उन्हें संबंध रखने से सेक्स बेनिफिट मिल सकते हैं क्या, मालूमात दीजिए। कितना अच्छा सवाल है। देखो, स्पेशली मैं कहूँगा गर्भाशय का कैंसर रहता है, यानी मेरे पार्टनर को कैंसर हो गए पता भी चला तो ऑलरेडी पार्टनर डिप्रेशन में रहता है, वो पार्टनर उसको बाजू में कर देता है, सेक्स करता नहीं है, एक्टिविटी नहीं। इनका कहना क्या है, उन्हें कुछ फायदा होता है क्या, कहेंगे हम। देखो, एक सिंपल लाइन ध्यान में रखो, किसी को भी कैंसर है वो एक्टिविटी करने से या समागम करने से या संबंध करने से ये कैंसर एक दूसरे को नहीं होता। समझो मेल में लिंग का कैंसर हो तो फिर फीमेल पार्टनर अलाउ नहीं करेगी ना, तो ऐसा हो गया तो ऐसे केस में एक चीज़ ध्यान में रखो, इवन कैंसर भी वो फर्स्ट स्टेज हो जो भी स्टेज है उसमें आपको एक्टिव रहना चाहिए। एक्टिव रहने से वहाँ पे हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स, इम्यूनिटी, अलग अलग हीमोग्लोबिन तैयार होने की कैपेसिटी, इनफैक्ट कैंसर जल्दी हील होने की कैपेसिटी भी बढ़ती है और ये दूसरे को सपोर्ट रहता है। यहाँ पे पार्टनर का जब फिजिकली मेंटली रिलेशनशिप में जब सपोर्ट रहता है तो डेफिनेटली वो हीलर बोल के काम में आता है। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एनालिस्ट का ओपिनियन लेके उसका फेस क्या है कैंसर की, कर सकते नहीं कर सकते, एक्टिव है वहाँ पे साइलेंट लीजन है वो ध्यान में रखते हुए आप ये एक्टिविटी कर सकते हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर नहीं आता है। अच्छा, किडनी स्टोन पे कैसे असर करता है? देखो, ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी किडनी स्टोन भी रोकता होगा तो कितना बेनिफिशियल है, कहते हैं रीज़न क्या होगा। ऑर्गेजम का संबंध आता है रिलैक्सेंट यानी ये ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं। जैसे मेंसेस में पेन कम करते हैं ना, उसी वक्त यूवी जंक्शन है जहाँ पे यूरिन की नली ब्लैडर में ओपन हो रही है, वहाँ पे कुछ छोटे छोटे स्टोन आके बैठते हैं, उससे बहुत सीवियर पेन होता है। लेकिन जो रेगुलर एक्टिविटी करेगा उसके जो यूरिन का पैसेज जाने का यूरेटर रहता है उसका स्पाज्म, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने से वो स्टोन पास आउट भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, स्मॉल साइज के स्टोन्स पास आउट होने में हार्मोन्स की वजह से और ऑर्गेजम या स्पाज्म या कॉन्ट्रैक्शन की वजह से या यूरेटर की रिलैक्सेशन की वजह से ये स्टोन पास आउट होने में बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। अच्छा, अगला सवाल काफ़ी इमोशनल है क्योंकि एक कपल में एक अच्छी रिलेशन, एक अच्छा बंधन बनना, एक अच्छा रिश्ता बनना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और क्या इसमें भी सेक्सुअल एक्टिविटी उतनी ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है? समझो, मैं आपको और एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बहुत बार इसके ऊपर बहुत डिबेट होती है कि तुम्हारे मैरिड लाइफ में सिर्फ एक दूसरे से एंजॉय करना, हंसना, खेलना, नज़दीक आना ये रहा और आपको बोल दे कि सेक्स नहीं करने का, तो ऐसी सिचुएशन देने के बाद यानी ये बोलने की जरूरत नहीं, ये पार्ट ऑफ योर सीरीज, यानी तुम ऐसा सेपरेशन नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म तक बॉन्डिंग रखने के लिए ही ये क्रिया तुम्हारे एक्टिविटी में बनाई है। और क्या क्या एडवांटेज है कहेंगे हम। बहुत बार मैं सेंसुअलिटी, सेक्सुअलिटी, क्लोजनेस, रिलेशनशिप यानी हर एक चीज़ में एक्ट ही करना है मुझे, ये नहीं रहता है। वहाँ पे अच्छी तुम बात करोगे, एक दूसरे के डिस्कशन करोगे, एक दूसरे के साथ कडलिंग करोगे, एक दूसरे के बाद कुछ हंसी मजाक करोगे, सिर्फ साथ में रहोगे, सादा सिंपल एक दूसरे को मसाज भी करोगे ना, उससे भी बहुत अच्छा ऑर्गेजम और एंजॉयमेंट मिलता है। लेकिन नेचर ने ये अटैचमेंट, ये बॉन्डिंग आखिर तक रखने के लिए ये एक्ट बनाया है जहाँ पे आप दोनों भी रिलैक्स हो जाते हो, रिलीज हो जाते हो। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म तक आपका बॉन्डिंग मेंटेन रखना है तो वहाँ पे लव भी चाहिए और सेक्स भी चाहिए, दोनों एक कॉइन के बाजू में हमेशा कहता हूँ। अच्छा, तो अभी जाहिर है ये भी सवाल आता है कि कितनी बार करना चाहिए ये तो सेक्सुअल बहुत एक्टिविटी? कॉमन सवाल है। अभी हमने बहुत बार हमारे एक दर्शक मराठी में पूछ रहे थे कि मैं बहुत एक्टिव हूँ और सामने वाला नहीं है, करेक्ट। तो कहेंगे काफ़ी कॉमन पीपल आते हैं जिसकी वजह से झगड़े होते हैं हमेशा। बहुत बार यहाँ पे क्या होता है, एक तो उम्र का भी आता है लिहाज, भाई कब तक करना चाहिए, पूछते हो कब तक खाना खाना है, कब तक ऑक्सीजन लेना है। जो नेचर ने चीज़ें बनाई है उसे आप रोक नहीं सकते। वैसे काउंटिंग की भी ज़रूरत नहीं है,
पार्टनर की कंसेंट हो गई तो आप कितनी भी बार कर सकते हो, लेकिन मिनिमम ऑन एन एवरेज एक हफ्ते में 2 या 3 बार एक्टिविटी आप कर सकते हो अपने पार्टनर के कंसेंट से। और वहाँ पे कुछ मेनोपॉज हो गया, उसके बाद हार्मोन्स कम हो गए, अपने पार्टनर को दर्द हो रहा है, वहाँ पे ड्राइनेस हो रहा है, तो उस वक्त उससे भी सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी स्पॉन्डिलोसिस को दिखाना है। क्यों? क्योंकि ये अकेले की क्रिया नहीं है। इसलिए मैं एक ही कहूँगा, उसका काउंटिंग करने के बजाय एक दूसरे को कंफर्ट कितना है और एक दूसरे की कंसेंट कैसी है, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अच्छा, हमारी एक महिला दर्शक जुड़ी है कृति जी Sure. घाटकोपर से, उनका कॉल लेते हैं। कृति जी, आपका सवाल पूछिए। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम जी। जी, बोलिए। जिस व्यक्ति को पार्टनर नहीं है उसे सेक्स बेनिफिट कैसे मिलते हैं, जानकारी चाहिए। देखो अभी है ना सिचुएशन, प्रैक्टिकल सिचुएशन है, क्योंकि कुछ कंट्रीज में सिंगल्स रहते हैं, करेक्ट। यहाँ पे अपने पास ऐसे पार्टनर साथ में है, इसलिए लगता है भाई ठीक है, यू आर एंजॉइंग, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिंगल पार्टनर भी होगा तो उसे क्या ऑप्शन हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये सिचुएशन में आपको दिया है तो कैसे आगे बढ़ना है कहीं, क्योंकि यहाँ पे नेचर, वहाँ पे एक्टिविटी, वहाँ पे हार्मोन्स, ये आप रोक नहीं सकते। सबसे इम्पोर्टेंट जो अपने प्रीमाइसेस है, जो अपनी कल्चर है, जो अपने सराउंडिंग है, उसमें बहुत बार हम काफ़ी देखते हैं कि ये मैरिज ब्यूरोज है या कुछ अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग एज के लोगों को कैरेक्टर मिला जुला के साथ मिलाते हैं, ऐसे लोगों से कंसर्न करके। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, ऑनलाइन में भरोसा रखना बहुत डिफिकल्ट है। सही बात है। हाँ, जब तक आप पर्सनली किसी से मिलोगे नहीं, तब तक आप कुछ भी तरह से कोई भी प्रोसीडिंग नहीं करना चाहिए। और दूसरा इम्पोर्टेंट, यहाँ पे देखो जो सिंगल्स रहते हैं उसमें क्या रहता है, देखो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के स्टिमुलेटर्स जो सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी एडवाइस करेंगे, और जो लीगली वहाँ पे वो कंट्री में अलाउड है, वो वाइब्रेटर्स है, स्टिमुलेटर्स है, निपल स्टिमुलेटर्स है, क्लैटरल स्टिमुलेटर्स है, या बहुत बार वहाँ पे जो भी आपको जिससे इंजॉयमेंट मिलता है, ऐसे जो एडवाइजेबल सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी से रहेंगे वो आप यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से हार्मोन रिलीज़, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस, वहाँ पे ऑर्गेजन आपको मिलता है, उसका बेनिफिट भी मिलता है। लेकिन जितने परसेंटेज में पार्टनर के साथ मिलता है उससे वो थोड़ा कम रहेगा, लेकिन ऑप्शन तो रहता ही है। जिसे सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी एडवाइस करेंगे वो गाइडलाइन से डेफिनेटली जा सकते हैं। अच्छा, जैसे उम्र बढ़ती Yeah. है तो क्या उसी तरह से इस एक्टिविटी पे कुछ असर होता है या फिर होना चाहिए? यानी देखो, उम्र बढ़ गई, बाल सफ़ेद हो गए, आपको स्पेक्ट लग गए, बॉडी में भी चेंजेस होते होंगे, लेकिन उसे कैसे हमें हैंडल करना है कहेंगे हम। जी। यहाँ पे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होती है। जैसे अपना व्हीकल भी होगा, ये मर्सिडीज भी होगी, आपकी 40,000 किलोमीटर गई तो उसको तुमको सर्विसिंग करना है, तो ये आपको एक्सेप्ट करना है कि 40-45 के बाद मेरे पार्टनर को मेनोपॉज हो गया, मुझे यहाँ पे हार्मोन्स कम हो रहे, तो सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी को दिखा के वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट लेनी है। हार्मोन थेरेपी है, रिप्लेसमेंट थेरेपीज है, काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट्स है। तो डेफिनेटली बढ़ती उम्र के साथ जो भी लिबिडो कम हो रही है, हार्मोन्स कम हो रही है, उसे रिप्लेस करके आपका पर्सनल लाइफ आप बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सेक्सुअल एक्टिविटी में आप हमेशा कहते हैं कि कम्युनिकेशन दो कपल्स के बीच में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, संवाद होना चाहिए। तो वो बातचीत या फिर वो संवाद या वो डायलॉग्स कैसे होना चाहिए? इतना बड़ा, इतना एक ही क्वेश्चन है, इसके ऊपर घंटों चले जाएंगे। जी। यानी इवन आपको मैंने एक ऑप्शन दिया कि आपके पार्टनर को तैयार करना है, वेरी डिफिकल्ट, और कैसे शुरुआत करें, कैसे बात करें, इन शॉर्ट बोलता हूँ। यहाँ पे अपने कल्चरल कुछ लिमिटेशंस हो, या इवन बहुत बार आपको पता होते हुए भी आप कुछ इसमें करते नहीं, पार्टनर से डिस्कस नहीं करते। पार्टनर को कभी पूछना नहीं आपको चाहिए क्या, पार्टनर भी कभी उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा भाई मुझे कैसा लगा, क्योंकि ये सब चुप्पी करके अंधेरे में बिना कुछ बोले किए जाने वाली एक्टिविटी है, ऐसा लेबल लगा चुका हो आपने। तो इसलिए एक ही कहता हूँ, जितना आप फ्रैंक रहोगे, जितना एक दूसरे से बात करोगे, फ्रेंडली रहो, जितना फ्रेंडली रहोगे, जितना आप ऐसा कपल फॉर्म में रहोगे ना, तो आप अलग अलग रहोगे। जितना फ्रेंडली रहोगे तो आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, और एक बार इन्वॉल्व हो गए कुछ करने की या बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ सेक्स या ये निसर्ग ने जो सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है, उसके इतने बड़े एडवांटेज हमने दिए हैं कि जिससे व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं हो सकता, लेकिन अपने दायरे में रह के, अपने कल्चर में रह के, और अपने पार्टनर की कंसेंट लेके और उसकी भी इच्छा शक्ति ध्यान में रखते हुए किया तो
उसके बेनिफिट है, बाकी आप कह सकते हो। जी, काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे डॉक्टर ने दी है। लेकिन अगर आपको भी और सवाल है इसके बारे में तो श्योरली आप पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से, और उसी लिए स्क्रीन पे जो संपर्क क्रमांक दिए वो संपर्क क्रमांक आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये तो हमारे दोस्त थे, हमारे मेहमान, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके उपायों पर काफ़ी बहुत अच्छी जानकारी दी। लेकिन अगर आपको भी उनसे मिलना है, उनसे सलाह लेनी, तो आप उनसे ज़रूर मिल सकते हैं। और इसीलिए फिर एक बार याद दिला दूँ, सर के सारे सेंटर्स के नाम हमने दे रखे हैं। ये नाम मैं आपको बता दूँ, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं और सर से मिल सकते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उनकी ईमेल आईडी भी है, उनकी वेबसाइट भी है sexologist.vijaydahiphale.in। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और अपने सारे लैंगिक समस्याओं से निजात, छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छी चर्चा हुई सेक्स के फ़ायदों के बारे में, काफ़ी अच्छे सवाल भी आए हमारे व्यूअर्स की तरफ से, और आपने इतनी अच्छी तरह से, इतनी शास्त्रोक्त और वैज्ञानिक तरीके से इन सब के जवाब दी, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है दोस्तों को, हमारे दर्शकों को विदा करने का। तो हम यहीं पर रुक रहे हैं, लेकिन अगले शुक्रवार हम ज़रूर आएंगे इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक नमस्ते।